Good morning, my dear children. Welcome back to science class. Children, today we are going to begin with chapter 11, force and pressure. Okay, in this chapter we will know the difference between force and pressure. We will also discuss about the effect of force, different types of force, atmospheric pressure, and we will also understand some numericals. Okay, so let's start. So the main topic in this chapter is force, contact force, types of contact forces, non-contact forces, types of non-contact forces, pressure, factors affecting the magnitude of pressure, SI unit of pressure, application involving high pressure and application involving low pressure. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो चिल्ड्रन, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, ऐसे वर्क करते हैं जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं. तो आप लोगों को फोर्स का मतलब पता ही होगा. हम प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं. सो व्हाट इज़ फोर्स? ए फोर्स इज़ ए कॉज विच टेंड्स टू रिजल्ट इन मूवमेंट और चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी. यू कैन से फोर्स क्या है? पुश एंड पुल. किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, खींचना या दबाना, एक तरह का इसे फोर्स ही कहते हैं. ठीक है ना. और जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगता है तो उसमें मूवमेंट होता है उस बॉडी में, या तो मूवमेंट होगा या उसकी साइज़ चेंज होगा. ठीक है. ए फोर्स व्हेन अप्लाइड एज पुश और पुल ऑन ए स्टेशनरी बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव कैन प्रोड्यूस मोशन इन इट. यदि कोई स्टेशनरी बॉडी होगा, कोई रुका हुआ रेस्ट पे होगा बॉडी, और यदि उस पर हमने फोर्स लगा दिया तो वो आसानी से मूव करने लगेगा. ठीक है ना. लेकिन ऐसा कब होगा? जब फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है ना. यदि फोर्स उस बॉडी के मास के अकॉर्डिंग कम होगा तो वो बॉडी हो सकता है मूव ना भी करे, लेकिन फोर्स ज़्यादा रहेगा, बॉडी छोटा रहेगा तो वो आसानी से मूव कर लेगा. एंड इफ़ अप्लाइड ऑन मूविंग बॉडी इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, कैन स्पीड अप और स्लो अप द मूविंग बॉडी. और ऐसा भी होता है कि यदि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है. यदि वो बहुत मतलब धीरे चल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है. यदि बहुत तेज़ी से आ रहा है तो हम उसको स्लो भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं. तो फोर्स दोनों काम करता है. बॉडी को स्लो भी कर सकता है एंड उसको रोक भी सकता है. एंड इट कैन चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन. और साथ साथ ये बॉडी की डायरेक्शन और उसके स्पीड को भी चेंज कर सकता है. अब डायरेक्शन और मोशन को कैसे चेंज कर सकता है? जैसे आपने कभी बैट बॉल खेला होगा, है ना. बैट बॉल खेलते समय जब बॉल ज़ोर से फेंका जाता है, इसके बाद जब उसे कैच किया जाता है तो हम उसको अचानक से रोक लेते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, उसकी जो स्पीड तेज़ी से आ रही है उसको हम अचानक से रोक लेते हैं तो उसकी स्पीड चेंज कर देते हैं रोक के, है ना. या फिर यदि आप किसी भी और चीज़ से किसी बॉल को फेंको तो उसकी स्पीड बढ़ भी जाती है. तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो एंड उसकी मोशन, उसकी स्पीड भी कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो. राइट. हमने जाना कि फोर्स जो है किसी भी रेस्ट बॉडी को के मोशन को चेंज कर सकता है. लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ए फोर्स ऑलवेज मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. क्यों? यदि आप किसी भी वॉल को पुश करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें मूवमेंट हो जाए. ओके. एंड सिमिलरली व्हेन यू ट्राई टू पुश ट्री इन योर गार्डन it will not move. This is because the force applied by you is not sufficient to move the wall or a tree. क्योंकि वो sufficient नहीं है, बहुत कम है उस वॉल को मूव करने के लिए. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर फोर्स जो है बॉडी को मूव कर देता है. ओके. These are the some examples of effect of forces. यदि किसी भी चीज़ पे, किसी भी बॉडी पे यदि फोर्स लगाया जाता है तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ये इनके एग्जांपल्स हैं. ए ग्रास रोलर इनिशियली एट रेस्ट व्हेन पुल्ड बिगेन टू मूव. ग्रास रोलर क्या होता है? जब घास काटा जाता है ना, तो यदि स्टार्टिंग में यदि वो इनिशियली एट रेस्ट है, यदि हम उसको पुल करते हैं तो वो मूव करने लगता है. ए फील्डर व्हेन कैचेस ए बॉल स्टॉप द मूविंग बॉल. फील्डर जब बॉल को कैच करता है तो क्या होता है? बॉल स्टॉप हो जाता है. ए मूविंग कार slow down on applying brakes on it. A push
ऑन ए स्विंग गर्ल स्पीड अप हर स्विंग, झूला पे यदि कोई झूल रहा है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। ए प्लेयर व्हेन अप्लाइज फोर्स बाय हिज हॉकी स्टिक ऑन द बॉल, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस, एंड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड as stretch or squeeze on the body which is not free to move, this will change the shape and size of the body। और बहुत बार फोर्स जो है बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर देता है। ऑन स्ट्रेचिंग ए रबर स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेस, एंड ऑन स्क्वीजिंग ए ट्यूब ऑफ गम इट्स शेप चेंजेस। Thus we can define force as force is that cause which changes the state of the body, either the state of rest or the state of motion, or it changes the shapes and speed of the body. Clear? So children, these are the effect of force। ये 5 इफेक्ट हैं फोर्स के, इसे आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन से इफेक्ट है फोर्स के। ठीक है, change the shape permanently, change the direction of moving object, change the speed of a moving object, stop a moving object or make a stationary object move, right? So children, let's know about unit of force। ऐसा unit of force is न्यूटन। उसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल N से लिखते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स which when applied on a moving body of mass 1 kg in the direction of its motion increases its speed 1 meter per second in 1 second। कहने का मतलब है 1 न्यूटन वो फोर्स है, उतना फोर्स को कहते हैं जब कोई भी 1 kg का मास जो है उस यदि वो मूविंग कर रहा है, अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉडी ऑफ मास 1 kg, कोई भी एक kg का मूविंग बॉडी है, यदि उसकी स्पीड हम 1 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर तक बढ़ा देते हैं तो उतनी फोर्स यदि लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 kg की मूविंग बॉडी पे यदि हम उसकी स्पीड उतना फोर्स लगा दें कि उसका स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ जाए तो उतनी फोर्स को कहते हैं 1 न्यूटन। The force of attraction exerted on a body by the earth is called the weight of the body or the force of gravity that acts on the body। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मास होता है, जैसे हम 50 kg के हैं तो एक्चुअल में वो मास नहीं होता है, वो हमारा वेट होता है। वेट क्या होता है? जो धरती हमारे ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है उसका वेट होता है वो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड ऑन ए बॉडी बाय अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। हमारा जो बॉडी का वेट है वो क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धरती एक्सर्ट कर रही है, जो हमें लगा रही है, वो फोर्स को ही वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन द बॉडी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज वेट ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसलिए हमारा जो वेट है धरती पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। जैसे कि यदि हमारा वेट जो है इक्वेटर पे 50 kg है तो पोल्स पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, इसलिए वहाँ पर हमारा वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मतलब धरती पे अलग अलग जगह पे एक आदमी का वेट जो है अलग अलग होता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी धरती पे अलग अलग जगह पे अलग अलग है। मतलब धरती जो खींच रही है, जिस शक्ति से खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो धरती पे अलग अलग प्लेस पे डिफरेंट है। तो जिस तरह से जितना वो खींचती है उसके हिसाब से फोर्स रहता है, उसका वेट रहता है। यदि ज़्यादा खींचती है तो वेट ज़्यादा रहेगा, यदि कम खींचती है तो उसका वेट वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है। एट ए प्लेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 kgf और 10 न्यूटन। एट ए प्लेस, किसी भी प्लेस पे, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड kgf। मतलब यदि आप 1 kg ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हो अपने हाथ पे तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना फोर्स को कहते हैं 10 न्यूटन। ठीक है। इन अदर वर्ड 1 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट ए प्लेस ऑफ 0.1 kg दैट इज 100 ग्राम मास। इसका कहने का मतलब है यदि आप 100 ग्राम की चीज़ को उठाते हो अपने पाम पे, अपने हाथ पे, और धरती के वर्टिकल बिल्कुल सीधे उठाते हो तो हम उसको उतने फोर्स को, जितना फोर्स आप लगाओगे उतने फोर्स को क्या जाता है? 1 न्यूटन। यदि 1 kg
वेट को यदि आप उठाते हो तो उसको कहेंगे 10 न्यूटन। ठीक है, इसलिए 1 kgf मतलब 1 kg को उठाने में जितना फोर्स लग रहा है वो कितना होता है 10 न्यूटन, और 100 ग्राम को उठाने में जितना फोर्स लग रहा है वो होता है 1 न्यूटन। इन अदर वर्ड 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट वी हैव टू एक्सर्ट टू होल्ड ए मास ऑफ 100 ग्राम ऑन योर पाम। इसलिए क्या कह सकते हो 1 न्यूटन क्या होता है, 100 ग्राम की चीज़ को उठाने में, धरती के बिल्कुल वर्टिकल आपको उठाने में जितना फोर्स लग रहा है वो हमारा होता है 1 न्यूटन। सो आप समझ गए होगे न्यूटन क्या है। न्यूटन 1 न्यूटन होता है 100 ग्राम को उठाने में जितना फोर्स लग रहा है। क्लियर। एक्चुअल में 1 kgf मतलब 1 kg वेट को उठाने में जो फोर्स लगता है वो 10 न्यूटन नहीं होता है, वो अप्रॉक्स मानते हैं। एक्चुअल में वो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, तो कितना होता है 9.8 न्यूटन, इसलिए कहा जाता है 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। क्लियर। सो कॉजेस ऑफ ए फोर्स, whenever a force is applied there is interaction between two bodies। कभी भी जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमेशा वहाँ पे दो बॉडी एक साथ मिलती है तभी फोर्स लगता है ना। यदि हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो उन दोनों बॉडी के बीच में जुड़ना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो whenever a force is applied there is a interaction between two bodies। in other word we can say that the interaction between least two bodies is necessary for application of force। अब फोर्स लगाने के लिए कम से कम दो बॉडीज़ का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ओके, सो फोर्सेस आर ड्यू टू द इंटरेक्शन। आप देख सकते हो कि किस तरह से एक आदमी जो है कार को धक्का दे रहा है, वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इंटरेक्शन कर रहा है उस कार और बॉडी का, उस मैन का इंटरेक्शन हो रहा है तभी फोर्स लग रहा है। एन इंटरेक्शन ऑफ एन one object on another object result in a force between the two objects। example, if a man stand behind a car and the car does not move, यदि आप सीधा खड़े रहोगे तो कार तो अपने आप मूव नहीं करेगी, बट इफ़ ही पुशेस द कार ही अप्लाइज फोर्स एंड द कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और जब वो पुश करेगा तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स देगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, जो है बॉडी आगे बढ़ेगी, उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो मतलब जितना आप फोर्स दोगे उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में दोगे तो उतना बॉडी मूव करेगी। ठीक है, यदि आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो आगे 10 न्यूटन फोर्स में जितना लगेगा उसको उतना बॉडी मूव करेगी, उतना डिस्टेंस मूव करेगी। बट व्हेन 2 और मोर फोर्सेस आर इन्वॉल्व द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स दैट इज नेट फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फोर्स एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन यदि एक से ज़्यादा फोर्स यदि उस बॉडी पे लग रहा है, मान लो वो कार है, कार पे एक आदमी ने धक्का दिया, लेकिन मान लो तुम्हारा कोई दोस्त वहाँ पे आ गया और उसने मिलके, दोनों ने मिलके धक्का दिया, तो क्या होगा, नेट फोर्स डबल हो जाएगा। यदि 10 न्यूटन इसने लगाया तो 10 न्यूटन उसने भी लगाया, तो 20 न्यूटन दोनों ने मिलकर धक्का दिया, इतना फोर्स लगाया, तो जो बॉडी पहले जितना मूव की तो उसे डबल मूव करेगी, है ना। तो व्हेन 2 और मोर फोर्सेस आर इन्वॉल्व द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स दैट इज नेट फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फोर्सेस एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कितना दूरी हो जाएगी वो डिपेंड करता है कि दोनों का नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना है। ठीक है, एंड व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन we get add together, whereas when the forces are opposite direction the net force is difference of the forces। कहने का मतलब है कि यदि दोनों ने मिल के लगाओगे तो उसके दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा और उसके हिसाब से वो मूव करेगा। लेकिन यदि दोनों ने, एक ने लेफ्ट से दिया दूसरे ने राइट से मूव फोर्स लगाया, तो क्या होगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस में हो जाएगा। मतलब यदि एक 10 न्यूटन दे रहा है दूसरा भी 10 न्यूटन दे रहा है तो वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें से तुम्हारा फ्रेंड जो भी होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो 40 न्यूटन फोर्स लगाएगा, और यदि आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो ज़्यादा फोर्स आपका फ्रेंड लगा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी किस साइड मूव करेगी, जिस साइड ज़्यादा फोर्स होगा। 30 न्यूटन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 40 - 10 30 न्यूटन फोर्स ज़्यादा जिस साइड लगेगा उस साइड, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जहाँ से ज़्यादा फोर्स मिलेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा बॉडी। सो देख सकते हो रिजल्टेंट और नेट फोर्स। रिजल्ट मतलब दो फोर्स लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर 3 आदमी है, यहाँ पे 2 आदमी है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो कौन पहले ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आदमी है, ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, तो जिस साइड को ज़्यादा फोर्स लग रहा है वो अपनी और खींच लेगा, है। तो रिजल्टेंट फोर्स इस साइड ज़्यादा है ना। लेकिन
अभी इस केस में देखो, एक टेबल को दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, 2 पर्सन आर अप्लाइंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू पुश द टेबल, तो क्या वो पुश होगा? क्योंकि वो भी इधर से डाल रहा है, ये भी इधर से उतना ही डाल रहा है, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो टेबल मूव ही नहीं करेगी, अपनी ही जगह पे रहेगी, वो फोर्स खत्म हो जाएगा। बट लेकिन 2 पर्सन आर अप्लाइंग फोर्स इन सेम डायरेक्शन टू पुश द टेबल, लेकिन यदि दोनों ने एक साथ ही दोनों ने पुश किया टेबल को, तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह होगा, क्योंकि दोनों इस तरह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगेगी। क्लियर? सो इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ए सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस। यदि कोई दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो दोनों का फोर्स मिल जाता है, ऐड हो जाता है, सम हो जाता है, तब जाके उस बॉडी पे उतना फोर्स लगता है। एंड इफ टू बॉडीज, ये टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। लेकिन दोनों बॉडी यदि अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो दोनों का डिफरेंस जितना होगा उतना ही फोर्स लगेगा। है, यदि इक्वल होगा फोर्स तो कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा, कुछ भी मूव नहीं करेगा। लेकिन उसमें से यदि F1 ज़्यादा होगा, F2 कम होगा, तो F1 जितना फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा उतना ही मूव करेगा। ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब फोर्स का कितना इफेक्ट होगा ये डिपेंड करता है कि टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है। आप माइनस करके, यदि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करके जितना आएगा उतना नेट फोर्स होगा, यदि दोनों साथ में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों को ऐड करके जितना आएगा उतना फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स क्या होता है? दोनों का किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, उसके हिसाब से नेट फोर्स निकालने के बाद उतना फोर्स लगता है। क्लियर? चिल्ड्रन, होप दिस मच इज क्लियर टू यू. So in next video we will discuss about the classification of force. Till then, thank you.